चैप्टर 1 के मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम। देखिए एनसीईआरटी की बुक में हर एक्सरसाइज के एंड में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे चल के करेंगे, और उन लोगों के लिए भी जो कि नहीं करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़कर आए हो चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनका सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस में एप्लीकेशन आपको करना आना चाहिए। और इन एक्सरसाइज को करने से, मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को करने से यही टेस्टिंग हो रही है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन यूजुअली जो कि चैप्टर में आप क्वेश्चन करके आए हैं उनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेटेड माइंड से पढ़ने की और अपने आप को अप्लाई करने की जरूरत है। तो चैप्टर 1 के मिसलेनियस सॉल्व्ड एग्जांपल का पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 28। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। उसने बोला है कि भाई कोई दो सेट जिनमें कि एक सेट ऐसा हो जो कि उन लेटर्स का हो जो कैटरैक्ट वर्ड को स्पेल करने के लिए यूज हो रहे हैं, और दूसरा सेट ऐसा है जो ट्रैक्ट वर्ड को स्पेल करने के लिए यूज हो रहे हैं उन लेटर्स का। हमें ये दिखाना है कि वो दोनों सेट इक्वल है। पहले तो माइंड में ही रखो इक्वल सेट क्या होते थे। हमने पढ़ा था कि भाई एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले सेट में हो तो दोनों सेट इक्वल आ जाते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही करना है। तो लेट एक्स बी द सेट ऑफ द लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट। एक्स में क्या क्या आ जाएगा? देखिए सी आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद टी आएगा। अच्छा आप देखो ए दोबारा से आ रहा है तो ए आएगा क्या? हमने पढ़ा था कि भाई सेट जब हम लिखते हैं तो लेटर को रिपीट नहीं करते। ए ऑलरेडी आ चुका है तो हम सेट का दूसरा एलिमेंट ए लिख सकते हैं, लेकिन सेट नोटिफिकेशन में यूजुअली एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो ए को नहीं लिखेंगे, छोड़ दो। आर अभी तक नहीं आया, आर लिखेंगे। उसके बाद ए ऑलरेडी आ चुका है, अगेन छोड़ दो फॉर सेम रीजंस। सी को भी छोड़ दो, बचा टी भी आ चुका है, इसको भी छोड़ दो। तो ये x is the set of the letters needed to spell word getter. Let y be the set needed to spell the word tract. tract की लेटर लिख लो। सबसे पहले तो t आ जाएगा, फिर r भी आएगा, a आ जाएगा, t आएगा, t नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम एलिमेंट रिपीट हमें करना नहीं है, तो ये y हो गया। अब हमें क्या देखना है कि भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, तो ये दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। देखो सी ए टी आर। सिमिलरली इसका टी आर ए सी, ठीक है ना। तो सिंस ऑल द एलिमेंट्स of x are in y and all the elements of y are in x, hence x is equals to y। यही शो करना था आपको, ये आपने शो कर दिया, ठीक है ना। और कैसे शो कर सकते थे इसको? ये तो आपने एलिमेंट से कर दिया। एक और हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर x y का सबसेट और y x का सबसेट हो तो भी हम ये एस्टेब्लिश कर देते थे कि x इज इक्वल्स टू y। यहां पर एक पॉइंट तो आप ये प्रूव कर सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो कि भाई देखो x के सारे एलिमेंट y में है, मींस सिंस x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y के सारे एलिमेंट x में है, y इज अ सबसेट ऑफ x, हेंस x is equals to 1। दोनों तरह से सही है क्वेश्चन, किसी भी तरह से कर दो। एग्जांपल नंबर 29, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। एक सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है -1 0 1, इसके सारे सबसेट बताने। तो ये तो हमें पता है, हमने जब पावर सेट और सबसेट पढ़े थे तब हमने लिखे थे सारे सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सारे सबसेट कैसे लिखोगे? पहले तो सिंगल एलिमेंट वाले लिख लो सारे,
-1 0 1 सिंगल एलिमेंट वाले हो गए 3 सेट। ठीक है, ऐसे सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता था उसको हम क्या बोलते थे? सिंगलटन सेट। रिवाइज करते चलना चाहिए साथ साथ, ठीक है ना, मेमोरी में ज्यादा रहता है जब ज्यादा रिवाइज करते हैं। अब क्या करो, दो दो का कॉम्बिनेशन लिख लो, -1 0 0 1 -1 1। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करो, दो दो का और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना तो 3 का कॉम्बिनेशन लिख लो, -1 0 1। ठीक है, सेट, कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, ये हम पढ़ के आए थे। प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बट कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट की यहाँ बात नहीं हो रही, और थ्रू आउट एनसीईआरटी बुक प्रॉपर सबसेट की बात होगी भी नहीं। ठीक है, तो हमें सबसेट ही लेके चलना है, लेकिन माइंड में ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट होता है सेट को छोड़ के बाकी सारे जो सबसेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अच्छा, एक और सबसेट आएगा, इसका कौन सा आएगा? एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो वो तो आएगा ही आएगा 5। तो ये सारे इसके हमने सबसेट लिस्ट कर दिए। अब चेक कर लो हमने क्या पढ़ा था। भाई क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन में और कुछ करना नहीं। एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लो, हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके 2m सबसेट्स होते हैं। तो इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, इसके कितने सबसेट होने चाहिए? 2 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट, उसको हम क्या बोलते थे? पावर सेट। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, उसको हम पावर सेट बोलते थे। पावर सेट के ये सारे एलिमेंट्स हो गए। एग्जांपल 30, शो दैट इफ A union B is equals to A intersection B implies that A is equals to B। बोल रहा है कि अगर A union B is equals to A intersection B है तो ये इंप्लाई करता है कि A is equals to B। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है कि कोई एलिमेंट मान के, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लो A यूनियन B में, फिर प्रोसीड करो। लेट x बिलोंग्स टू A। ठीक है, मैं एक चीज मान के चल रहा हूं कि x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो सेट A को बिलोंग करता है। ठीक है जी, अब अगर A को बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B ऑल्सो। भाई अगर A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आते थे? A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट। तो अगर x A को बिलोंग करता है तो A यूनियन B में तो वो आएगा ही आएगा। नाउ सिंस A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। भाई x A यूनियन B को बिलोंग करता था, ठीक है, हमें दिया हुआ है A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। दो सेट कब इक्वल होते थे? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर x A यूनियन B में था तो इसका मतलब है कि x A इंटरसेक्शन B में भी रहा होगा। सिंपल है, यहां तक वही चीजें चल रही हैं जो पढ़ के आए हैं, मैथमेटिकली लिख रहे हैं उसको। ठीक है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? दिस इंप्लाइज x कोई एलिमेंट अगर A में भी है और B में, A इंटरसेक्शन B में है, मींस x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। भाई A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट है x, A इंटरसेक्शन B में कब आया होगा? जब वो A में भी रहा और B में भी रहा। यही बात होती थी, तभी दोनों में कॉमन आके इंटरसेक्शन B में आया। अब देखो हम क्या मान के चले थे कि x बिलोंग्स टू A, और यहां पे हमने क्या देखा कि x B को भी बिलोंग करता है। अब शुरू में चले जाओ जहां हमने सबसेट पढ़ा था, वहां हमने क्या पढ़ा था कि A विल बी अ सबसेट ऑफ B इफ x बिलोंग्स टू A implies that x बिलोंग्स टू B। तो यहां पे यही निकल के आ गया कि x belongs to A implies that x belongs to B. So this implies that A is a subset of B. इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो, मुझे प्रूव क्या करना है? A is equals to B। मुझे एक चीज पता है कि अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि A is equals to B। मैंने ये प्रूव कर दिया कि A is a subset of B। ठीक है, अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि B is a subset of A, तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाएगा कि A is equals to B। ठीक है, A is a subset of B does not necessarily means कि B is a subset of A। इसलिए मुझे ये अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि B भी A का सबसेट है।
वो कैसे करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। यहां पे मान लो लेट y बिलोंग्स टू b, ठीक है, मैंने कोई एलिमेंट माना y जो b को बिलोंग करता है। अगर मैं ये दिखा दूं कि ये एलिमेंट a को भी बिलोंग करता है तो ये चीज आ जाएगी कि b इज ए सबसेट ऑफ a। प्रोसीड करते हैं। y बिलोंग्स टू b इंप्लाइज क्या करेगा कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। भाई कोई एलिमेंट, जैसे हमने यहां लिखा था वैसे ये बात हो गई कि कोई एलिमेंट अगर b में है तो a यूनियन b में तो होगा ही होगा। नाउ अगेन सिंस a यूनियन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दो सेट इक्वल कब होंगे, जब पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे वही चल रहे हैं जो हम पढ़ के आए हैं, उनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। किस समय पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की बात है। ठीक है, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। भाई y a और b में हो रहा होगा तभी ये इंटरसेक्शन b में आया। अब मैं ये मान के चला था कि y b को बिलोंग करता है और मैंने ये दिखा दिया कि y a को भी बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट b इज ए सबसेट ऑफ a। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या हुआ, बाय इक्वेशन 1 and 2 we can say that a is equals to b। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। याद करने से ऐसे क्वेश्चन को कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। याद करने से कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको लिखते जाओ और ये ध्यान रखो कि मुझे क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है और वो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बोर लगते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसमें पावर सेट की बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। फॉर एनी सेट्स a एंड b शो दैट p a इंटरसेक्शन b। p a इंटरसेक्शन b क्या होगा, हमने पढ़ा था पावर सेट, उसको p से लिखते थे। पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ये हमें प्रूव करना है। अगेन इसमें भी हम क्या प्रूव कर दें, जब भी आपको दो सेट या दो पावर सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो बाय डिफॉल्ट याद रखो आपको क्या प्रूव करना है, ये इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो दोनों अपने आप इक्वल आ जाएंगे। ये प्रूव करना है आपने, जब भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। और उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, एक एलिमेंट मान लो पहले LHS में, उससे प्रूव कर दो कि वो RHS का भी एलिमेंट है। ठीक है, और एक एलिमेंट मान लो RHS में, उससे प्रूव कर दो वो LHS का भी एलिमेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन है पावर सेट का, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जब सेट का क्वेश्चन होता है तो हम एलिमेंट मानते हैं। लेट स्मॉल x या स्मॉल a बिलोंग टू a सेट। ये पावर सेट का क्वेश्चन है। पावर सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता था, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। पावर सेट के एलिमेंट क्या होते थे, पावर सेट के एलिमेंट सेट्स होते थे। तो यहां पे एक सेट मानना पड़ेगा। तो शुरू करो, लेट x कैपिटल X बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन b। ठीक है, हमने क्या माना, कोई सेट x है जो बिलोंग करता है पावर सेट a इंटरसेक्शन b को। बिलोंग क्यों लिया, क्योंकि पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो सेट ही होते हैं। यहां पे हमने क्या कहा कि भाई x जो है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि भाई x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। x a इंटरसेक्शन b का सबसेट रहा होगा तभी वो a इंटरसेक्शन b के पावर सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि x जो है a का भी सबसेट रहा होगा और b का भी सबसेट रहा होगा, तभी वो a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट है। ठीक है ना जी, जब वो a का सबसेट होगा और b दोनों का सबसेट होगा तब वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट रहा होगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, x अगर a का सबसेट है तो मींस x बिलोंग्स टू
पी ए, जब वो ए का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ ए में भी रहा होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू पी बी। एक्स ए का सबसेट है तो वो पावर सेट ए के पावर सेट को बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा, बिलोंग करेगा। और एक्स बी का सबसेट है तो वो बी के पावर सेट को बिलोंग करेगा। तो अब देखो, हमने माना था x इज ए सबसेट, x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। उससे क्या निकल के आ रहा है कि x बिलोंग्स टू पी ए एंड x बिलोंग्स टू पी बी। इस बात से क्या समझ आया कि भाई x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। कोई एलिमेंट है जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो वो इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में भी रहा होगा। ठीक है, और देखो x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया कि पी ए इंटरसेक्शन बी कोई एलिमेंट इसमें भी है, और वो बात ये प्रूव कर रहा है कि इसमें भी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एलएचएस से ये बात निकल के आ गई। एलएचएस से क्या आ गया कि भाई एलएचएस जो है आरएचएस का सबसेट है। अब आरएचएस पे आ जाओ, लेट y belongs to PA intersection PB। कोई एलिमेंट है y, वो PA इंटरसेक्शन PB को बिलोंग करता है। देखो, इसका रिवर्स प्रोसेस करना है यहाँ पे, अगर आपको ध्यान नहीं रह रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ पे एक प्रोसेस किया, उसका सेम रिवर्स प्रोसेस वहां पे करना है। y बिलोंग टू PA इंटरसेक्शन B, यहां से शुरू हो जाओ। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज y belongs to PA and y belongs to PB। ठीक है, जब ये इंटरसेक्शन में है तो ये PA को भी बिलोंग कर रहा होगा और PB को भी बिलोंग कर रहा होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि y इज ए सबसेट ऑफ A, जब A का सबसेट रहा है तभी PA को बिलोंग कर रहा है, एंड y इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, यहां से हम यहां पहुंच गए। अब जब y a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, जब a का भी सबसेट होगा, b का भी होगा, तो a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट होगा, सीधी सी बात है। अब ये जब इसका ये सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन b। जब ये A इंटरसेक्शन B का सबसेट है y, तो वो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा। रिवर्स चलते चलते यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब हमने क्या माना था कि y बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन B आल्सो। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि भाई PA इंटरसेक्शन PB इज ए सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। तो देखो, ये इसका सबसेट है इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से ये इसका सबसेट है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, यहां लिख लो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट P of A intersection B is equals to PA intersection PB। हैंस प्रूव्ड भी लिख देना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन में रिलेशन का फार्मूला पढ़ के आए थे, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, देखिए, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर। टोटल 1000 कंज्यूमर पर सर्वे कंडक्ट किया गया। तो दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं NU।
is equals to 1000. Reported that 720 consumers like product A. जो A प्रोडक्ट को लाइक करते हैं उनको NA मान लो, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्स प्रोडक्ट A. NA आपको दिया हुआ है 720 और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट B. NB मान लो 450. अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स. अच्छा पूछ क्या रहा है, दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, बेसिकली हमसे पूछ रहा है एम ए इंटरसेक्शन बी. यही पूछ रहा है. जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं वो कंज्यूमर क्या आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे वो. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यूनियन और इंटरसेक्शन का, उससे हम ये लिख सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी. ठीक है जी, ये चीज लिख सकते हैं. अब देखो ये हमें निकालना है, एन ए हमें दिया हुआ है 720 प्लस एन बी भी दिया हुआ है 450 माइनस एन ए यूनियन बी. अब देखो पूछा क्या है, लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड. इसकी वैल्यू कम से कम कब होगी, इसकी वैल्यू कम से कम कब होगी. देखो ये नंबर कांस्टेंट है, ये नंबर कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू कम से कम तब होगी जब इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी. ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है. तो ए यूनियन बी की वैल्यू अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू कम से कम आएगी. जो इक्वेशन बोल रही है वो दो चीज को ऐड कर रही है और एक चीज को घटा रही है. तो इसकी वैल्यू को कम से कम करने के लिए इसकी वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा करना होगा. ठीक है ना. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या, एन ए यूनियन बी मैक्स. एन ए यूनियन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अगर एन ए प्लस एन बी से घटा दूं तो एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. ठीक है. अब एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो प्रोडक्ट ए को भी लाइक कर रहे हो और प्रोडक्ट बी को भी लाइक कर रहे हो. इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि भाई उसने टोटल 1000 कंज्यूमर पर सर्वे कंडक्ट किया. तो ऐसे लोग जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को लाइक कर रहे हैं उनकी वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती. दैट मींस ऐसे लोगों की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1000 है. तो here we can say n a union b max is equals to 1000. That means equal to member of universal set. अल्टीमेटली भी हम यही मानते हैं ना कि भाई अगर ऐसा नहीं दिया गया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ए या बी में से कोई भी प्रोडक्ट लाइक नहीं करते, तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वही ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाती है. इस केस में ये क्लैरिटी दी गई है कि ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर की वैल्यू है. तो आपको एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम निकालना है तो निकाल लो. इन दोनों को तो ऐड कर लो आप, माइनस 1000. आंसर कितना आ गया, 170. ठीक है. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन उसने आपसे थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करवा ली. आपसे पूछ लिया लीस्ट नंबर. स्टूडेंट इसी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं. लीस्ट नंबर देख के कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आपको जब ये इक्वेशन दिख रही है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू लाने के लिए दो चीजें जोड़ी जा रही हैं और एक चीज घटाई जा रही है. तो इसकी वैल्यू कम से कम कब हो सकती है, जब इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो. यही यहां पर कैच है इस क्वेश्चन में और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल 33 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने पहला क्वेश्चन किया एग्जाम्पल 32, लेकिन डिफरेंट तरह से पूछा गया है. Out of 500 car owners investigated, 400 owned car A and 200 owned car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? कुछ डेटा दिया हुआ है, ये पूछ रहा है ये डेटा करेक्ट है या नहीं है. चेक करो. ऐसे लोग जो इन्वेस्टिगेट किए गए टोटल लोग, उनको तो सिंपल आपने एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट मानना है. NU आपको कितना दिया हुआ है, 500.
ठीक है। अब ऐसे लोग जिनके पास ए कार है उनको आप एन ए से रिप्रेजेंट कर दो, 400 दिया हुआ है। ऐसे लोग जिनके पास कार बी है उसको एन बी से रिप्रेजेंट कर दो, एन बी आपको 200 दिया हुआ है। जिनके पास दोनों कार है मींस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको दिया हुआ है 50। पूछ रहा है ये डेटा करेक्ट है या नहीं है, तो ये कैसे देखेंगे भाई ये डेटा करेक्ट है या नहीं है। देखो हमें एन ए दिया है, एन बी दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है, एन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। एन ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा ऐसे लोग जिनके पास या तो कार ए है या कार बी है, ठीक है। और ऐसे लोग 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल 500 कार ओनर को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ऐसे लोग जिनके पास या तो कार ए हो या बी हो इन्हीं 500 में से होंगे। अगर 500 से कम आता है ए यूनियन बी तो ये डेटा करेक्ट है, अदरवाइज डेटा इनकरेक्ट है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला था एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए कितना है 400 प्लस 200 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 550 एन ऑफ ए यूनियन बी। यहां से आपको निकल के आया एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 550, बट एज पर क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी कैन नॉट बी greater than value of NU, hence data is incorrect। ठीक है, 500 लोगों का सर्वे कर रहे हैं और आ रहे हैं यहाँ 550, तो डेटा इनकरेक्ट है, सिंपल है। मिसलेनियस एग्जांपल्स का लास्ट एग्जांपल 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम प्लस फार्मूला दोनों का यूज करेंगे हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से समझना है। अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। कोई कॉलेज है उसने फुटबॉल के गेम में 38 मेडल अवार्ड किए फुटबॉलर्स को, तो इसको एनएफ मान लो आप। एनएफ इज इक्वल्स टू 38। 15 इन बास्केटबॉल, इसको एनबी मान लो। 20 इन क्रिकेट, इसको एनसी मान लो। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men, यानी बोल रहा है कि ओवरऑल जो मेडल गए वो 58 आदमियों को गए। अच्छा देखो, इसमें कई बार एक कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना कि जी ये 20 है, ये 15 है, 35 प्लस 38 72, ये तो मेडल 72 हो गए, लेकिन टोटल ये बोल रहा है कि 58 मैन को ही गए। ये कैसे हो गया, ये ज्यादा है ये कम है? उसका रीजन मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2-2 मेडल मिले हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट में भी मेडल मिला है, दोनों में मिला है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिला है, ठीक है ना। तो इस चीज से जनरली कंफ्यूजन होता नहीं है, बट अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको क्लियर रखना है माइंड में कि भाई कुछ लोग, हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉमन होते हैं, इंटरसेक्शन तभी आता है, ठीक है। अब बोल रहा है दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men, मींस ये क्या दिया हुआ है, तीनों का यूनियन दिया है, एफ ऑफ एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, यूनिवर्सल सेट या तीनों का यूनियन, क्योंकि बोल रहा है ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेडल मिले हैं, तो यूनियन में लिख सकते हो। एंड ओनली 3 men गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। मींस क्या बोल रहा है, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 3। ये बात दी हुई है हमको, इस बात को थोड़ा सा वेन डायग्राम में समझो। ये मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं,
ये लोग वो हैं जिन्हें फुटबॉल में मेडल मिला, ये लोग वो हैं जिन्हें बास्केटबॉल में मेडल मिला, और ये लोग वो हैं जिन्हें क्रिकेट में मेडल मिला। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन पोर्शन। ग्रीन पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ग्रीन किस किस सेट में आ रहा है? एफ में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। जब हम केवल दो वेन डायग्राम लेते थे, वेन डायग्राम में केवल दो सर्कल की बात करते थे, तो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता था दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होता था। अब ये जो पोर्शन है ग्रीन, ये तीनों में कॉमन है, तो ये क्या बात कर रहा है? ये तीनों की बात कर रहा है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या है? ये है बेसिकली एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, अब ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसको मैंने रेड किया है, ये नीचे वाला छोड़ दिया है, इसको भी रेड कर देता हूं। ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे प्लेयर जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला है। इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक, नीचे नहीं। अगर नीचे आ जाऊंगा, जो ग्रीन पोर्शन आ जाएगा, तो उसका मतलब वो ऐसे उसमें वो लोग भी आ गए जिन्हें तीनों मेडल मिले हैं। ठीक है, इतने पोर्शन में वो लोग हैं जिन्हें फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला है। इस पोर्शन में कौन लोग हैं जिन्हें फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है, और इस पोर्शन में कौन लोग हैं जिन्हें क्रिकेट और बास्केटबॉल में मेडल मिला है। ठीक है, अब मेरे पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मेरे पास एक फॉर्मूला था एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट के यूनियन का फॉर्मूला था मेरे पास, एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी। तीनों को पहले प्लस करते थे, माइनस क्या होता था? दो का इंटरसेक्शन, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। तीनों का इंटरसेक्शन माइनस होता था, फर्दर क्या होता था? प्लस होता था। तो दो का इंटरसेक्शन माइनस होता था, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही होता था। एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी क्या दिया हुआ है? ओवरऑल 58 मेडल मिले ना 58 लोगों को, तो ये 58 दिया हुआ है। एनएफ कितना दिया हुआ है? 38, एनबी 15, एनसी 20 माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है? 3 प्लस 3। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां से मेरे पास आ जाएगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लो। इधर 58 है, इधर कितना है? 58। 58 और 58 कैंसिल हो गया, ये 15 और 3 18 बचा। इसकी वैल्यू मेरे पास 18 आ गई। 18 बेसिकली मेरे पास क्या आया? 18 मेरे पास वो आया ऐसे लोग जिन्हें कम से कम 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। मुझे फाइंड करना है कि जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये ए है, जिसको केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला है, इसको मैं बोलूं ये बी है, जिसको केवल फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है, इसको मैं ये बोल दूं कि ये सी है, जिसको केवल बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है, और इस चीज को मैं बोल दूं कि ये डी है, जिनको तीनों में मेडल मिला है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया? एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। एफ इंटरसेक्शन बी मीन्स, थोड़ा सा कलर से आपको ध्यान रहेगा, ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन एफ इंटरसेक्शन बी। एफ इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है? ये वाला एलिमेंट ए और प्लस ये वाला एलिमेंट डी। मैं इसको थोड़ा ऊपर से रब कर रहा हूं, यहां तक आपने कर लिया, लिख लिया, ये मैं रब कर दे रहा हूं।
ठीक है, तो फ्रॉम वेन डायग्राम एफ इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए प्लस डी, ये वाला पोर्शन ए प्लस डी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहां पे लिखो फ्रॉम वेन डायग्राम एंड इक्वेशन 1। ये ए प्लस डी हुआ, प्लस क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो रहा है, जिन्हें बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है, ऐसे लोग कौन है, ऐसे लोग, ये वाला पूरा पोर्शन है भाई, जिसको तीनों में मेडल मिला है वो लोग भी तो इसमें आएंगे ना, जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है। तो ये लोग, ये क्या हो गया, सी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी। एफ इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, जिसको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है, यानी कि बी प्लस डी। ठीक है, इतनी कहानी वेन डायग्राम से क्लियर है। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 18, ये इक्वल टू 18 दिया हुआ है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है जिन्हें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। ऐसे लोग कौन है, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है। तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। यहां से क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, और डी आपका ये पोर्शन है, इसका मतलब क्या था, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3d। 3d मीन्स 3 इंटू 3, 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9। मीन्स 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, या तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में, या फुटबॉल और क्रिकेट में, या बास्केटबॉल और क्रिकेट में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इसमें वेन डायग्राम का भी यूज हो रहा है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। जब ये एग्जांपल समझ आ जाए तभी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसको समझना बहुत जरूरी है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर।